बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बॉयज़ कैंपस में फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 वेव्स से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं वो 18.8.4 से हो रहे हैं, दैट इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लेकिन जब तक हमें स्पीड ऑफ साउंड वेव के बारे में नहीं पता लगेगा या हमें यह नहीं पता लगेगा कि ये जो साउंड है ये किस वेव की कैटेगरी में आ रही है, तब तक हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के बारे में बता ही नहीं सकते। या हम स्पीड के बारे में अगर ना जान ले कि ये जो स्पीड हमारे पास होती है ये वेव की किस नेचर पे या किस प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, तब तक हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के बारे में नहीं बता सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं वेव्स की डेफिनेशन से कि वेव चीज़ क्या है। अब डेफिनेशन से पहले मैं कुछ दो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या दो बंदे हैं जो आपस में फ़र्ज़ कर लें कोई गेम प्ले कर रहे हैं और उस एक बंदे ने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र करना है। तो इसका एक तो ये मेथड है कि वो जो पर्सन है वो उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करे और वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मुंतकिल हो जाए, मतलब एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफ़र हो जाए और साथ में इसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन साथ में वो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद भी मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इससे ये मुराद हुआ कि इस केस में हमारे पास एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हुआ और मैस का भी ट्रांसफ़र हुआ। दूसरी एग्जांपल हम कुछ नॉर्मल डेली लाइफ से लेते हैं कि जिस तरह कॉलेजेस में कैफेटेरिया होता है और वहाँ बहुत रश लगा होता है और लाइंस बनी होती हैं, तो अगर उस पूरी लाइंस में जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं, अगर लास्ट वाला बच्चा अपने नेक्स्ट जो भी उससे आगे खड़ा हुआ है उसको अगर पुश देता है, तो वो जो डिस्टर्बेंस, वो जो उसका पुश करना है, वो आपके पास उस एक पोजीशन से एंड पोजीशन लास्ट पॉइंट तक प्रोपगेट करेगा। वो लास्ट पॉइंट तक एनर्जी जो है वो एंड तक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन इस सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी का तो ट्रांसफर हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। इट्स मीन कि वेव हमारे पास एक ऐसी नेचर रखती है कि जो एनर्जी तो ट्रांसमिट करती है, जो मोमेंटम तो ट्रांसमिट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन उसमें मास ट्रांसफर नहीं होता। तो वेव की डेफिनेशन ही यही हुई कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। इट्स मीन कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मैस का ट्रांसफर नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट अपनी जगह के ऊपर ही है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मूव किया, लेकिन उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी प्रोपगेट की, वो एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मुंतकिल हुई। अब हम बात करते हैं क्या तमाम की तमाम वेव एक ही किस्म की होती हैं या इनकी बिहेवियर और इनकी कोई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स हैं, पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेकंड मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तमाम उन वेव्स की कैटेगरी, तमाम वो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएंगी जिनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता फॉर देयर प्रोपगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तमाम वो वेव्स आएंगी जिनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, वो प्रोपगेट कर रही हैं लेकिन उनको कोई मीडियम दरकार नहीं है। जैसा कि एक कॉमन एग्जांपल है, सन से अर्थ तक लाइट वेव्स ट्रैवल करते हुए आती हैं। अब सन खुद अर्थ तक ट्रांसफर नहीं हो रहा, सन खुद जो है वो चलकर अर्थ तक नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मुंतकिल कर रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैस का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये जो लाइट वेव्स हैं, अगर सन से अर्थ तक की बात की जाए तो उसके दरमियान वैक्यूम भी आता है, और वैक्यूम में हमें पता है कि कोई मीडियम नहीं है, किसी मीडियम के किसी भी तरह के कोई पार्टिकल्स नहीं है, और फिर भी लाइट ट्रैवल करके अगर हम सन से अर्थ तक की बात करें तो फिर भी लाइट वेव अगर ट्रैवल कर रही है, इट्स मीन कि उनको किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स की जरूरत नहीं है। और ये हम चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज सेकंड जो मैकेनिकल वेव्स है इसी पर बात की जाएगी। तो मैकेनिकल वेव्स अब कौन सी वेव्स हैं? तमाम वो वेव्स जिनको एक मीडियम रिक्वायर होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने के लिए, अपने जो एनर्जी मुंतकिल करनी है उन्होंने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, लेकिन उनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड है।
उसके बगैर वो प्रोपगेट नहीं कर सकती। इसकी बेस्ट एग्जांपल दी जाती है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स या वेव्स इन अ स्ट्रिंग। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स एयर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू प्रोपगेट करती हैं। जैसा कि अगर दो शख्स अर्थ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ फासले पर होता है, लेकिन वो पर्सन अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देता है। दैट इज साउंड वेव्स। चूंकि ये वेव्स हैं, इन्होंने ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी और मोमेंटम को कैरी कर रही हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक एनर्जी और मोमेंटम को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा मास खुद अपनी जगह पर मौजूद है, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफर हो रहा है। तो साउंड वेव्स लेकिन किसी मीडियम पर ही, किसी मीडियम का होना लाजमी है। अगर दो शख्स जो हैं वो चांद पर चले जाएं और वहां जाकर अगर बात करें तो चूंकि वहां पर वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहां पर साउंड वेव भी प्रोपगेट नहीं करेंगे। तो वाटर वेव्स एंड वेव सेटअप इन स्ट्रिंग, इनको हम आगे देखेंगे भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो मैकेनिकल वेव्स है, इस पूरे 8 चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स के अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितने किस्म की हैं? ये 2 किस्म की हैं। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स की डेफिनेशन देखिए, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फर्क क्या है। अब देखें ट्रांसवर्स वेव्स क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत है। मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं जब वेव आगे जा रही है, इस चीज को डिस्कस करना है, इस चीज को हमने नजरसानी करनी है कि ट्रांसवर्स वेव में अगर ट्रांसवर्स वेव बन रही है तो उसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं और वेव कैसे जा रही है। तो यहां एक डायग्राम भी हमने बनाई हुई है कि इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसका एक एंड मैंने एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है और दूसरा फ्री एंड मैंने अपने हाथ में रख लिया। अब ये जो दूसरा फ्री एंड है, अगर इस एंड को मैं अप एंड डाउन मोशन कराऊं, अप एंड डाउन मूवमेंट कराऊं, तो मेरे पास अप एंड डाउन मूवमेंट करवाने पर मेरे पास पल्स जनरेट होगी, जो मीन पोजीशन, जो एक रेफरेंस लाइन से जो इसका मीन पोजीशन या जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उससे वो पल्स अपने मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगी। और मुसलसल अगर मैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव जनरेट करवा रहा हूं तो एक हमारे पास जो रीजन बनेगा वो एक मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डाउनवर्ड पल्स जनरेट होगी, 2 हमारे पास रीजन बन रहे होंगे। तो हम ये देखते हैं कि आप अगर एक स्ट्रिंग को डिफरेंट जगह पर मार्कर से मार्क कर दें तो हम ये देखेंगे कि जब वेव ट्रैवल कर रही है, जब मैं अप एंड डाउन मोशन करवा रहा हूं एक स्ट्रिंग को, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने कुछ जगहों पर मार्कर से मार्क कर दिया है और हम उस स्ट्रिंग में वेव को जनरेट करवा रहे हैं तो वेव कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस में जा रही है, जबकि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पर अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। इसको देखने के लिए मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि एक स्ट्रिंग को आप डिफरेंट मार्कर से थोड़ी थोड़ी जगहों पर आप डिफरेंट मार्क कर दें और आप जब एक वेव को सेटअप करवाएंगे उस स्ट्रिंग में तो आप देखेंगे कि पार्टिकल्स अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जबकि वेव जो है वो अपना डिस्टर्बेंस जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, मतलब वेव के दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे एंड तक पहुंचा रही है। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स अपनी जगह पे है, मैस अपनी जगह पे है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये हमारे पास वेव सेटअप इन स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव्स की बात की है। अब ट्रांसवर्स वेव में जो हम कुछ चीजें अभी डिसाइड कर लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स में जो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो पल्स बनी है, इस रीजन को कहेंगे, जो कि मैंने नीचे वेव क्रस्ट के बारे में भी बताया हुआ है, द पोर्शन ऑफ अ वेव अबव अ मीन लेवल इज कॉल्ड वेव क्रस्ट। अबव अ मीन लेवल जो हमारे पास एक पोर्शन, एक रीजन बन रहा है, उसको हमने कह दिया वेव क्रस्ट। और जो पोर्शन, द पोर्शन ऑफ अ वेव
बिलो द मीन लेवल, जो आपके पास एक लाइन, जो आपके पास एक रेफरेंस लाइन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो इक्विलिब्रियम लाइन है, उस मीन पोजीशन से जब आपके पास वेव बिलो द मीन लेवल जाएगी तो उसको हमने नाम दे दिया वेव ट्रफ का। और हम लोगों को ये भी बात पता है कि ये वेव क्रस्ट एंड वेव ट्रफ के बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ चीज़ें जो आगे बतानी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव में, वो मैं यहीं पर ही बता देता हूं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखें तमाम चीज़ें आसान सी हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमने अगर ये देखना है कि एक ऑब्जेक्ट या ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो पार्टिकल जब बिल्कुल अपने इस पोजीशन पर पहुंचेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये जो क्रस्ट है, एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, या उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला है दैट इज लैम्डा, और इसी तरीके से दो सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान जो फासला होगा वो भी लैम्डा है। और अगर हम यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लें जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बता रही हो, तो उस पॉइंट से लेकर फिर यहाँ पर भी उस पॉइंट तक का जो फासला है वो भी वेवलेंथ या लैम्डा ही कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, ये वेवलेंथ हो गई, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखें अगर किसी इवेंट में कोई डिस्टर्बेंस होती है या कोई एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है, तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि इसका एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने का कितना टाइम लगा है, कितना वक्त लगा है, तो वो टाइम पीरियड होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो एक वेव बनती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो बनता है, तो हमारे पास यहाँ तक एक वेव जनरेट होती है। इस पूरी की पूरी वेव में या इस पूरी की पूरी वेव के बनने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, फर्ज कर लें मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं, यहां पर ये पॉइंट कंसीडर कर लें, फर्ज कर लें आप। फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप इस पॉइंट को देख रहे हैं और इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की तो हमने बात कर ली। अब लास्ट एक हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड क्या है। हम लोगों ने जैसे कि पहले भी कुछ स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा 9th 10th में, कि एम्पलीट्यूड ये चीज होती है जब पार्टिकल अपनी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कर चुका होता है, तब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एम्पलीट्यूड बन जाती है। देखें डिस्प्लेसमेंट ये भी हो रही है पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट ये भी हो रही है पार्टिकल की, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल की उसी को कहेंगे एम्पलीट्यूड। यहां पर आप देखें डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल की हुई, लेकिन जब वो मैक्सिमम एक डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचा तो उसको हम कहेंगे ये इसने एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुई। अब इस ट्रांसवर्स वेव की वेव स्पीड के बारे में अगर बात की जाए, उसका फार्मूले के बारे में बात की जाए, तो उसका फार्मूला हमने पहले जो है वो एक्सपेरिमेंटली नहीं, एक हमने एज्यूम करते हुए एक फार्मूला बनाया था, और अब हम एक्सपेरिमेंट से भी ये बात साबित करते हैं। वेव स्पीड v, जब एक वेव एक पॉइंट से, एक पोजीशन से एनर्जी ट्रांसफर करती है दूसरे पॉइंट या दूसरे पोजीशन तक, तब उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो निकालने के लिए एक स्ट्रिंग की, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए वेव स्पीड का फॉर्मूला है, और किसी वेव के लिए नहीं, ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो v इज इक्वल टू, वेयर v इज द स्पीड ऑफ अ वेव एंड t मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्ट्रिंग। तो यहां पर आप देखते हैं कि v स्पीड है, t टेंशन, तनाव है उस स्ट्रिंग का, L लेंथ है, और m जो है वो मास है। अगर हम लेंथ को डिवाइड कर दें, मैथ का ये रूल है कि अगर यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको हम रेसिप्रोकल करके नीचे लेकर आना चाहें, तो टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, और इसी मास पर यूनिट लेंथ को हम एक और नाम देते हैं स्मॉल m का, वेयर स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब जिस स्ट्रिंग की टेंशन सबसे ज्यादा, मतलब एक स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हुई है बहुत, तो उस स्ट्रिंग में चूंकि टेंशन है, तनाव बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उसमें एक वेव जनरेट करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रोपागेट करेगी आगे, उस वेव की स्पीड ज्यादा होगी। जबकि अगर एक आपके पास स्ट्रिंग है और वो इस कदर स्ट्रेच नहीं है, वो उसमें थोड़ी सी ढलान, थोड़ा सा ढीलापन है,
तो उस वक्त जो आप वेव को जनरेट कराएंगे वो उस स्पीड के साथ आगे प्रोपागेट नहीं करेगी जब जैसे वो पहले कर रही थी जब स्ट्रिंग आपके पास स्ट्रेच्ड थी। तो टेंशन पर डिपेंड करती है और मास पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करती है। अगर आपके पास लाइट स्ट्रिंग है, हल्की स्ट्रिंग है, तो जो प्रोपागेशन का जो फिनोमेना है, जो वेव प्रोपागेट करेगी, लाजमी बात है लाइट स्ट्रिंग में जल्दी प्रोपागेट करेगी। और अगर हैवी स्ट्रिंग है आपके पास तो उसमें जो वेव प्रोपागेट करेगी वो देर के साथ करेगी। तो जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है ऑब्वियसली उसकी वेव स्पीड कम हो जाती है। अब हमने सेकंड देखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स की, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करनी है कि वो क्या होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसवर्स वेव में हमने ये कहा था कि मोशन जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव इस तरह जा रही है जबकि पार्टिकल्स जो हैं वो अपने मीन पोजीशन से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं, जबकि वेव इस तरफ जा रही है। तो पार्टिकल इस तरह मूव कर रहे हैं जबकि वेव कॉन्टिन्यूसली आगे जा रही है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो देखें, दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास उन वेव में जनरेट होती है, उन वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे जिसके पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करें बैक एंड फोर्थ, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करें, उसी की सिमत में मूव करें, तो उसको हम कहेंगे। और हम अभी हम देखेंगे भी कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव कर रहे होते हैं, वो अभी हम देखेंगे भी। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक स्लिंकी स्प्रिंग की। मेरे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको मैंने एक बहुत स्मूथ टेबल के ऊपर रख दिया है, जिसका एक एंड मैंने एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया जबकि दूसरा एंड मैंने फ्री छोड़ दिया। जो टेबल है वो एज्यूम करें कि वो टेबल आपके पास बिल्कुल स्मूथ है। वो टेबल इस वजह से बहुत स्मूथ रखा गया कि हमारी दी हुई एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ना लग जाए, हमारी दी हुई एनर्जी कहीं फ्रिक्शन में यूज ना हो जाए। तो हमने टेबल को बहुत स्मूथ रखा हुआ है ताकि हम जितनी एनर्जी दें वो उस स्लिंग की स्प्रिंग को स्ट्रेच या फिर पुल करने में या पुश करने में लगे, किसी और जगह एनर्जी हमारी खर्च ना हो। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने कहा कि वेव इस तरह जा रही है अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो भी इसी तरीके से मूव कर रहे होंगे। वो हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या सिनेरियो है। देखें, अगर हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है और ये जो फ्री एंड है, इस फ्री एंड को अगर मैं पुश करता हूं तो ये जो फ्री एंड के जो नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स होंगे इस फ्री एंड के, ये आपस में मेरे पुश करने से पास पास हो जाएंगे। और ये जो मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट करवाई है, ये नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हर अपना डिस्टरबेंस आगे वाले नंबर ऑफ लूप या नंबर ऑफ टर्न्स को प्रोपगेट करेगा। इट्स मीन कि जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स पास पास आ गए। ये जो नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ टर्न्स आपस में पास पास आ गए हैं, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। इस रीजन को हम कहते हैं जहां पर आपके पास बहुत क्राउड बन जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत पास पास आ जाते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। और फर्ज करें इसी स्प्रिंग को, स्लिंकी स्प्रिंग को अभी मैंने पुश किया, अगर मैं इस स्लिंकी स्प्रिंग को पुल करता हूं तो इस स्लिंकी स्प्रिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ये जो आपके पास एक रीजन बनेगा, इस रीजन को कहते हैं जहां पर लीस्ट क्राउडेड एरिया होगा, जहां पर लीस्ट ओवर क्राउडेड रीजन होगा, इस रीजन को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन कब बना? जब मैंने उस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। और रेयरफेक्शन कब बना? जब हमने उस स्प्रिंग को पुल किया। और अगर मैं एक कांस्टेंट रेट के साथ एक स्प्रिंग को कंप्रेस करूं और इसको पुल करूं या पुल करूं एक कांस्टेंट रेट के साथ, तो मेरे पास सीरीज में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनेगी, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव करती हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जब कंप्रेस्ड होते हैं तो अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ चले गए, और जब वो रिलैक्स करते हैं
वो एक ऐसे रीजन में जाते हैं जो लीस्ट क्राउडेड रीजन है, तो उस रीजन में एक बार वो कंप्रेस इस तरह हुए थे और फिर वो रिलैक्स इस तरह होंगे, तो वो अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं और इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे से आगे प्रोपगेट करता है। तो ये तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, और इसमें भी सारी वही बातें हैं जो ट्रांसवर्स वेव्स में मैंने बताई कि वेवलेंथ क्या होगी, एक कंप्रेशन से लेकर सक्सेसिव दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला है दैट इज लैम्डा। इसी तरीके से एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक का जो फासला है दैट इज लैम्डा। और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है, तमाम वही चीजें इसमें भी एसोसिएट हो रही हैं। तो ये आज का हमारे पास जो है लेक्चर था, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेव स्पीड क्या होगी, जो कि हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में पढ़ना है, वो इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ये होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मतलब वेव स्पीड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि जो मीडियम है वो कितना इलास्टिक है, और वो डिपेंड कर रही है कि डेंसिटी, वो मीडियम कितना डेंस है। अगर एक मीडियम बहुत इलास्टिक है तो लाजमन बात है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली कंप्रेस होंगे और वो फौरन से जो है वो रेयर फ्रैक्शन में चले जाएंगे। तो जितना जल्दी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनेगा, उतनी जल्दी जो स्पीड है वेव की वो ट्रैवल, वो प्रोपगेट करेगी आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मीडियम की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है तो वेव स्पीड भी बहुत ज्यादा है। और यहां पर ये जो डेंसिटी है, इसका मतलब कि वो जो मीडियम है वो कितना डेंस है। अगर एक मीडियम के पार्टिकल्स हैवी हैं और एक मीडियम के पार्टिकल्स लाइट हैं, तो लाजमी बात है कि वेव को जो प्रोपगेशन के लिए जो आसानी होगी वो लाइट मीडियम के पार्टिकल्स के लिए होगी, जबकि हैवी अगर है मीडियम के पार्टिकल्स तो वेव प्रोपगेट करते हुए थोड़ा टाइम लगाएगी। तो v इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये आज का कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें वेव स्पीड के बारे में पता लगा, हमें ये पता लगा कि जो हमारी साउंड वेव्स हैं, ये जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसकी एग्जांपल में हम ये लिखेंगे कि स्लिंकी स्प्रिंग और साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स जो एयर में प्रोपगेट करती हैं वो भी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में करती हैं। तो अब जब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करेंगे तो उस वक्त चूंकि वेव भी पढ़ ली, स्पीड का रिलेशन भी पढ़ लिया, और ये जो साउंड है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, क्या ये ट्रांसवर्स वेव है, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ हम ये बात भी जान सकते हैं कि जो हमारे पास साउंड है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्यों? क्योंकि ये जब हम बोलते हैं तो हम मीडियम जो पार्टिकल, जो एयर है, जो एयर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, हम उसको कंप्रेस करते हैं, और अगर ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है तो एयर अगर कंप्रेस हुआ है तो वो वापस रिलैक्स भी करेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास साउंड है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती है, एनर्जी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर आपको कोई इसमें मसला हो या अगर कोई भी और बात पूछनी हो तो वो इंशाल्लाह आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा उसका।